हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, कि मिरर फार्मूला क्या है, उसका हम निगमन कैसे करते हैं, यानी उसको हम ड्राइव कैसे करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए, डायरेक्टली पूछेगा कि दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए, तब भी आप इसे करेंगे। या फिर वो ऐसे पूछेगा किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, दर्पण की वस्तु दूरी स्मॉल यू और दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी स्मॉल v में संबंध स्थापित कीजिए। एक्चुअल में दर्पण सूत्र जो है वो सूत्र है जो किसी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की वस्तु दूरी स्मॉल u और दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी v में संबंध को बताता है। तो उसी सूत्र को हम कहते हैं दर्पण सूत्र, और उसका डेरिवेशन यानी उसका निगमन किस प्रकार करते हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो इसको मैं निकालूंगा अभी अवतल दर्पण के लिए। तो फिलहाल मैं एक अवतल दर्पण मान रहा हूं, जैसा कि मैंने हेडिंग लगा दी है, गोली दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल यू तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। तो सबसे पहले माना मैंने कोई अवतल दर्पण है, ये बनाया मैंने अवतल दर्पण। इसकी जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबी हुई है, आप देख रहे हैं बीच में दबी है, तो ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। ये परावर्तक तल दबी है, ये होता है द्वारक का मध्य बिंदु ये कहलाता है ध्रुव को दर्शाते हैं P से यानी पोल, और इसका वक्रता केंद्र करीब यहाँ होगा। वक्रता केंद्र होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंबल होता है C, और इन दोनों के मिड पॉइंट कहलाता है इसका फोकस, उसको दर्शाते हैं कैपिटल F से। अब इन तीनों को मिलाती अगर रेखा खींच दें तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष, यानी ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र से होकर जाए उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब इस दर्पण के समक्ष कोई वस्तु रखी है AB, कोई वस्तु रखी है ये। अब वस्तु को नाम दे दिया मैंने और वस्तु का नाम रख दिया AB। तो सबसे पहले आपको इसके वर्णन में लिखना पड़ेगा माना। अब मिरर का भी नाम दे दो M और M'। माना M कोई एक अवतल दर्पण है जिसके समक्ष कोई वस्तु AB रखी है। अब वस्तु रखी है, इस वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब। अब इसके लिए आपको प्रतिबिंब बनने के नियम पता होने चाहिए। प्रतिबिंब बनने का पहला नियम ये कहता है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फोकस से आती प्रतीत होती है। फिलहाल मैंने लिया आपके समक्ष अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए तो यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। देखें यहाँ पर, अब ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आई, इसके समांतर ये प्रकाश किरण आई, टकराने के पश्चात इससे टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी उसके फोकस से, तो वो ऐसी मेरी तरफ आ जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई, इसके समांतर फोकस से होकर आएगी वो। तीसरा नियम ये कहता है यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाए या वक्रता केंद्र की तरफ जाए तो दोनों ही केसेस में अपने मार्ग पर वापस लौट आती है, यानी जिस रास्ते पर वो गई है वापस लौट आएगी। देखें बोर्ड पर इधर, तो ये वक्रता केंद्र हो सकता है कोई प्रकाश किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाए, ऐसी जा रही थी, वो वक्रता केंद्र से होकर जाए तो टकराकर यानी परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। क्यों लौट आती है? यहाँ पर एंगल बन जाता है 90 डिग्री का। जब एंगल 90 का बन रहा है इसका मतलब वो किरण उसके अभिलंब पर आपतित हो रही है। जब अभिलंब पर आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान हो जाते हैं 0, तो इस वजह से वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। तो फिलहाल दोनों किरणें यहाँ मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ये बना ये। अब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, यानी वास्तव में मिल रही, उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। और देख रहे हो छोटा बन रहा है, कहाँ बन रहा है? C यानी वक्रता केंद्र, F यानी फोकस के बीच। फिलहाल ये हमें इससे मतलब नहीं कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है वक्रता केंद्र फोकस के बीच। अब प्रतिबिंब का नाम दे दिया मैंने A' और B'। अब इसका वर्णन आप लिख सकते हैं, माना M' एक आपका अवतल दर्पण है, इसके समक्ष एक वस्तु AB रखी है, इस वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के पश्चात A', B' पर बनता है। अब आपको मैंने दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में बता दिया है कि ये ध्रुव है, ये फोकस है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी, ये ध्रुव है, ये प्रतिबिंब है तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और ये ध्रुव है, ये वस्तु है तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है U। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में। तो फिलहाल हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, ये P है, ये F है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी। और एक बात और, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी यानी लेफ्ट वाली दूरियां लेते हैं नेगेटिव और ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां लेते हैं पॉजिटिव। तो इसी वजह से PF यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी, यानी PF को लिखेंगे फोकस दूरी स्मॉल f। अब वो इधर लेफ्ट में है तो इस वजह से यहाँ लगा देंगे माइनस, यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी। अब वो बाईं ओर है तो इस वजह से आई वो ऋणात्मक। ये ध्रुव है, ये प्रतिबिंब है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V यानी PB'। यहाँ पर हम लिखेंगे PB' इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं V से। अब वो लेफ्ट में है, इधर ही है, इसी वजह से यहाँ आ जाएगा माइनस।
अब ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, जिसको दर्शाते हैं कैपिटल आर से। अब ये भी लेफ्ट में है, इसी वजह से ये भी हो जाएगी माइनस की आर, यानी पी सी, यानी पी यानी ध्रुव, सी यानी वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से, वो भी होगी माइनस की। अब ये ध्रुव है, ये वस्तु है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है यू, अब लेफ्ट में है तो होगी माइनस की, यानी पी से लेकर बी तक, पी बी इज इक्वल टू माइनस का क्यू। एक बात मैं आपको बता दूं यहीं पे कि पहले भी बता चुका हूं फिलहाल में कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं, यानी वस्तु को हमेशा दर्पण के लेफ्ट में ही रखेंगे। तो इस वजह से चाहे आपका अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो सबके लिए यू का मान नेगेटिव ही आएगा। वजह क्या, वस्तु को हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे। जब लेफ्ट में रखेंगे तो यहीं से कैलकुलेट इधर वाली दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक, यानी इनको हम आगे यूज करेंगे। अब देखो ये तो उसके उसमें वर्णन में लिख देंगे आप। अब इसका व्यंजक निकालेंगे हम, यानी उस सूत्र को निकालेंगे, उस फॉर्मूले को, व्यंजक। सबसे पहले वर्णन में आप वही दो लाइनें लिख देंगे, उसके बाद व्यंजक। अब इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। और एक चीज़ और, फिलहाल हम यहाँ पर एक रचना कर लिए, रचना ये कर ली मैंने, यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया। अब इस कड़ को नाम दे दिया मैंने टी और जेड, इस पॉइंट को नाम दे दिया टी और इस पॉइंट को नाम दे दिया जेड। तो फिलहाल हमने इसमें रचना कर ली। व्यंजक से पहले आप रचना में लिख लें, उसके बाद व्यंजक करें। तो रचना हमने ये कर ली, टी जेड को मिलाया, यानी टी जेड को मिलाया, इसका आगे यूज है, इस वजह से टी जेड को मिलाया। अब लिखें आप व्यंजक, यानी अब आपकी हेडिंग पड़ेगी व्यंजक, यानी इसको हम कैसे प्रूफ करें। तो अब देखें त्रिभुज, आप देखें त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। इन दो त्रिभुजों को देखें, इन दो त्रिभुजों को देखें, ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा। क्यों? क्यों शीर्षाभिमुख कोण है। दो तिरछी रेखाएं आपस में काट जाएं तो आमने सामने के कोण, जिसे कहते हैं अपोजिट एंगल, बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। यानी देखो इसमें ये 90 है, इसमें ये 90 है, यानी बी बी डैश के बराबर हो गया। ये सी एंगल दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ भी इतना होगा, यहाँ भी इतना होगा, और तीसरा कोण आपस में बराबर होगा ही। यानी इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। जब समरूप कोई दो त्रिभुज सिद्ध हो जाते हैं तो उसमें हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं समरूप त्रिभुज की। वो ये है, कोई दो त्रिभुज जब समरूप हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होंगी। अनुपात से मतलब एक त्रिभुज का लंब बट्टे दूसरे का लंब, एक त्रिभुज का आधार बट्टे दूसरे का आधार, और एक त्रिभुज का कर्ण बट्टे दूसरे का कर्ण। देखें यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सिद्ध करेंगे कि दोनों समरूप हैं। समरूप के लिए कोण बराबर कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी, यानी इस एंगल की बात हो रही है, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डैश बी डैश सी के, कोण ए डैश बी डैश सी के। क्यों बराबर है? यहाँ पे रीजन लिख देंगे आप, समकोण है, यानी दोनों 90 अंश के। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ये इसके बराबर हो गया। अब ये देखो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कोण ए सी बी, कोण को लिखते हैं बीच में, तो कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश के, कोण ए डैश सी बी डैश के। क्यों बराबर है? आमने सामने के कोण है, जिसको कहते हैं अपोजिट एंगल, या फिर हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए वो बराबर है। अब ये बचा तीसरा कोण, ये वाला तो बराबर होगा ही होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण आपस में ऑलरेडी बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ये वाला बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डैश ए डैश सी, कोण बी डैश ए डैश सी। यहाँ पे रीजन लिख देंगे क्यों बराबर है, तीसरा कोण है, तीसरा कोण है, तीसरा नेत्र नहीं है भोलेनाथ का, तीसरा कोण है। जब तीसरा कोण है तो इसलिए वो बराबर है, यानी इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। जब समरूप हैं तो समरूप की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ये वाले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश सी कैसे समरूप है। जब समरूप हैं तब इस प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे, यानी इस त्रिभुज का लंब बट्टे इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का कर्ण बट्टे इस त्रिभुज का कर्ण, इसका आधार बट्टे इसका आधार। अब इसमें कैसे पहचानेंगे आप कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है।
तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, यानी इसमें ये कर्ण हो गया AC। अब ये कोण माना, कोण के सामने होता है लंब, इसमें लंब हो गया AB। बचा क्या? आधार। 3 ही होते हैं, लंब, कर्ण और आधार, चौथा तो कुछ होता नहीं है। तो 90 अंश के सामने ये हो गया कर्ण, इसमें 90 अंश इसके सामने ये हो गया कर्ण। तो लंब, ये लंब कोण के सामने ये लंब हो, यानी इसका लंब बट्टे इसका लंब। इसका लंब है AB, ऊपर वाले त्रिभुज का लंब है AB। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लंब बट्टे लंब, यानी AB बट्टे इसका लंब बट्टे इसका लंब। इसका लंब है A' B', तो यहाँ रख देंगे A' B' बराबर। अब इसका आधार, अब इसको आपने ऊपर रखा है तो इसकी भुजाएं भी ऊपर ही आएंगी सब। अब इसी का आधार ऊपर आएगा, तो इस वाले का आधार है BC, तो यहाँ रख देंगे BC, और बट्टे इसका आधार क्या है? B'C, तो यहाँ रख देंगे B'C। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। यानी इन दोनों को हमने समरूप सिद्ध करके समरूप वाली प्रॉपर्टी लगा ली। अब इसको देखें आप, इस त्रिभुज को A' B' F व त्रिभुज FTZ में इनको देखें, यानी इसको और इसको। इसमें भी देखो ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, ये आमने सामने की, यानी ये आमने सामने शीर्षक में हो गए, ये तीसरा कोण आपस में बराबर होगा ही होगा। तो इसी प्रकार आप इसको बार बार नहीं प्रूफ करें, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं त्रिभुज A' B' F व त्रिभुज FTZ कैसे है? समरूप है। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार त्रिभुज A' B' F, इसी प्रकार त्रिभुज A' B' F व त्रिभुज ये FTZ कैसे हैं? समरूप है। जब समरूप हैं तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार। अब इस वाले का लंब ये है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने ये कर्ण हो गया। अब इसका लंब यानी TZ, इसका लंब ऊपर वाले का TZ बट्टे छोटे वाले नीचे वाले A' B', इसका लंब बट्टे इसका लंब, यानी TZ अपॉन A' B' इज इक्वल टू, अब इस वाले का आधार FZ अपॉन इस वाले का आधार क्या है? B'F या FB' अपॉन FB'। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी इसको, इन दोनों को हमने समरूप सिद्ध करके प्रॉपर्टी लगा दी। इन दोनों, ये दोनों समरूप हैं तो इनमें ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखें आप, अब हम जानते हैं कोई तो समांतर रेखाएं, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। अगर बीच की दूरी बराबर नहीं है तो वो समांतर नहीं है, अगर समांतर हैं तो बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहेगी। अब देखो ये मुख्य अक्ष, ये कर्ण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है, तभी तो फोकस होकर आई है, यानी AT समांतर है BP के, तब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी, यानी TZ बराबर होगा AB के। कब? जब ये दोनों समांतर होंगी तब। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि AT, A से लेकर T तक, चूंकि AT समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, AT समांतर है BP के, इसलिए हम लिख सकते हैं AB बराबर TZ, इसलिए हम लिख सकते हैं AB बराबर होगा TZ के। क्यों? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है इसलिए। अब AB बराबर TZ, अब TZ की जगह हम क्या रख सकते हैं? AB। समीकरण 2 में देखें, यहाँ TZ है, इस TZ की जगह हम रख सकते हैं AB। ऐसा क्यों कर रहे हैं? समीकरण 1 और 2 की LHS को बराबर करने के लिए। मैं आपको बता दूं ऐसा इसीलिए कर रहे हैं। तो समीकरण 2 से इसके बाद समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से देखें, TZ की जगह क्या रख सकते हैं हम? AB। यहाँ रख सकते हैं AB अपॉन, इधर तो वही है, AB अपॉन A' B' इज इक्वल टू, इधर चल रहा है FZ और अपॉन यहाँ चल रहा है FBZ। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखें समीकरण 1 और 3 को देखें। समीकरण 1 में देखें AB बट्टे A' B', 3 में देखें AB बट्टे A' B', यानी समीकरण 1 और 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड यानी जो बायां पक्ष है वो बराबर है, तो हम RHS यानी राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं। यानी समीकरण 1 और 3 से हम लिख सकते हैं BC अपॉन B'C इज इक्वल टू FZ अपॉन FB'। समीकरण 1 व 3 से। इसके बाद नेक्स्ट, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 और 3 से RHS को बराबर कर दें आप। इसकी RHS क्या है? BC अपॉन B'C इज इक्वल टू, BC अपॉन B'C इज इक्वल टू, इसकी RHS क्या है? FZ अपॉन FB'। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। 3 के बाद नंबर डाल दिया मैंने 4। अब देखो, अभी दर्पण आपने बड़ा माना है,
इन केस ऐसा हो सकता है, कोई अनुमान लगा सकता है, और फिजिक्स में ज़्यादातर अनुमान पे ही चलती है। अगर दर्पण छोटा हो, दर्पण छोटे से मतलब दर्पण का द्वारक छोटा हो, सपोज यहाँ देखें ये पॉइंट यहाँ पे F है, यहाँ देखें ये पॉइंट F है और यहाँ ये पॉइंट P है। दर्पण का छोटा कर दें, द्वारक छोटा कर दें, मतलब दर्पण को और छोटा ले लें आप। ये लाइन है FP। जब दर्पण छोटा होगा, सपोज इतना छोटा है, तब ये T पॉइंट है, ये T पॉइंट है करीब यहाँ होगा। अब T से जब आप लंब डालेंगे तो Z यहाँ आएगा करीब, ये Z कहाँ जाएगा, P के करीब। आप देख रहे हैं जब दर्पण छोटा होगा तो FZ और FP में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, यानी जो Z पॉइंट है वो P के करीब यानी यहाँ कहीं आ जाएगा। T पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जब लंब डालेंगे तो Z करीब यहाँ आ जाएगा। तो FZ और FP में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। कब? जब दर्पण आप छोटा ले लेंगे तब। इसको देखो फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे दर्पण आपने इतना छोटा लिया, अभी तो दर्पण इतना बड़ा है, तब इतना गैप आ रहा है इतना। अब दर्पण छोटा कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ पे P है और यहाँ पे ये पॉइंट है F, ये लाइन FP से मिलती हुई है। अब T पॉइंट यहीं पे तो मानोगे, T यहाँ पे है, जब T से लंब डालोगे तो ये पॉइंट Z, यहाँ Z आएगा। अब आप देखना Z और P में थोड़ा सा फासला रह गया है, हम कह सकते हैं FZ लगभग बराबर होगा FP के। कब? जब दर्पण आप बहुत छोटा ले लें तब। छोटे से मतलब है जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब। तो यही केस यहाँ पे मान सकते हैं आप। अगर दर्पण छोटा हो तब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब Z पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तब FZ बराबर लिख सकते हैं FP के, यानी FZ बराबर किसके लिख सकते हैं, FP के। तब FZ लगभग बराबर होगा FP के। FZ लगभग किसके बराबर होगा, FP के। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे समीकरण नंबर 4 में, जहाँ FZ है वहाँ हम रख देंगे FP। समीकरण 4 ये लिखा है BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू FZ की जगह क्या रख सकते हैं हम, FP। FZ की जगह रख दिया हमने FP और अपॉन यहाँ लिखा है नीचे FB डैश। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर आप 5। अब जो कोई भी दिमाग थोड़ा बहुत आप में यहाँ लगाएं, आप इस स्टेप को देखें, बाकी फिर कुछ नहीं है, इस स्टेप को ही देखें गौर से जरा। FP की वैल्यू हम बता देंगे, FP की वैल्यू, FP या PF की वैल्यू कितनी है, माइनस की F। तो इसकी तो वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी जगह पर रख देंगे माइनस F। अब कमी किसकी है, BC। अब BC मेरी ये है, B डैश C कहाँ है, B डैश C मेरी ये है। अब FB डैश कहाँ है, FB डैश ये है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका काम यहाँ हो गया। इसको देखें आप, ये लिखा है BC, ये लिखा है BC, इसको देखो बना रहे हैं हम यहाँ पर, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है P। अब जो BC है, BC इसको हम P से जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम BC को लिख सकते हैं पूरे में से, अगर हम इतनी साइड को काट दें, यानी BC को हम लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं, इस BC को लिख सकते हैं PB, यानी PB माइनस PC, PB माइनस PC। हम कह रहे हैं पूरी लाइन में से अगर इतना हम काट दें तो इतना ही तो बचेगा, यानी BC की जगह हम क्या रख सकते हैं, PB माइनस PC। यहाँ से देख सकते हैं आप, BC की जगह हम रख सकते हैं PB माइनस PC, यानी पूरी लाइन में से अगर हम इतना सा टुकड़ा निकाल दें तो ये तो बचेगा, P से जुड़ जाएगा, P से जुड़ जाएगा तो मान रख जाएगा, वजह ये है। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC। BC को लिख सकते हैं PB माइनस PB माइनस PC अपॉन, ये हो गया, इसका काम खत्म। अब क्या लिखा है, B डैश C। B डैश C कहाँ है, यहाँ। इसको फिर बना रहे हैं समझने के लिए, देखो यहाँ पे इसको B डैश C, ये B डैश C यही तो है, देखें यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर है P, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है C और यहाँ पर ये पॉइंट है B डैश। अब B डैश है, B डैश C है, इस पूरे को हम PC माइनस PB डैश, पूरे में से अगर इतना काट दें तो इतना ही बचेगा, यानी B डैश C, यानी B डैश C को हम लिख सकते हैं, B डैश C को लिख सकते हैं PC, यानी पूरे में से PC में से अगर हम ये काट दें माइनस PB डैश। यहाँ से समझ लें, देखो ये लाइन है, इसको हम PC माइनस PB डैश कर दें तो यही तो बचेगा। तो B डैश C को हम लिख सकते हैं, B डैश C को लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश, इसको लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू, इसको नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, वो P से कनेक्ट है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इस वजह से। तो इसको मैंने नहीं छेड़ा, FP अपॉन ये क्या लिखा है, FB डैश। अब इसको भी देख लो आप, FB डैश। अब FB डैश कहाँ मेरा, ये है, FB डैश ये है, तो इसके लिए अलग बना सकते हैं आप समझने के लिए। ये पॉइंट है आपका B डैश
और यहाँ पे पॉइंट है आपका F और यहाँ पे पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। अब एफ बी डैश इस लाइन को हम लिख सकते हैं, इसमें से ये काट दो तो ये बचेगा, तो यानी एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं, एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं पी बी डैश, इसको लिख सकते हैं पी बी डैश, पूरे में से इतना घटा दो माइनस पी एफ, माइनस का पी एफ, तो एफ बी डैश की जगह हम लिख सकते हैं, एफ बी डैश की लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ, वही लिखा है। तो यहाँ मैंने रख दिया पी बी डैश और माइनस पी एफ, ये रख दिया। इसका अब कोई काम नहीं, हमने दूरियां निकाल ली, इसे मिटा सकते हैं आप। देखें आप, अब मान रखने पर मान लगा दो, अब सारे मान आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो मैंने कैलकुलेट पहले निकाल लिए थे। अब यहाँ पे मान रखने पर देखो मान लगाएंगे पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी की वैल्यू है माइनस का यू, पी बी की वैल्यू कितनी है माइनस का यू, तो यहाँ रख दिया मैंने माइनस का यू, माइनस पी सी, अब पी सी की वैल्यू कितनी है माइनस की आर, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस की आर अपॉन पी सी की वैल्यू तो वही है माइनस की आर, माइनस पी बी डैश, अब बोर्ड पर देखें ना, पी बी डैश की वैल्यू कितनी है माइनस का बी, तो यहाँ रख देंगे माइनस का वी इज इक्वल टू एफ पी या पी एफ, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की एफ, माइनस का एफ अपॉन पी बी डैश, देखें बोर्ड पर पी बी डैश की वैल्यू कितनी है माइनस का वी, तो यहाँ रख दिया मैंने माइनस का वी माइनस पी एफ या एफ पी, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का एफ। अब देखो जो हमारा दर्पण सूत्र है उसमें u आता है, v आता है, f आता है, क्या नहीं आता r। जब r नहीं आता इसकी हमारी फॉर्मूले में कोई जगह नहीं है, तो r को आप रिप्लेस कर दें। अब r और रिप्लेस पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, r और r क्या होता है 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। वजह क्या, जो हमें फॉर्मूला चाहिए उसमें f है, u है और v है, चौथी कोई चीज़ नहीं है, तो इस वजह से r को हम रिप्लेस कर देंगे, r की जगह हम क्या रख देंगे 2f। इसके बाद इधर से देखें तो बाकी वैसा ही माइनस यू, देखो अपनी जगह, इसके बाद यहाँ से ऊपर आ जाना, ये लिखा है माइनस का यू, माइनस ब्रैकेट लगा है माइनस, आर की जगह हम क्या रख देंगे 2f, आर की जगह मैंने रख दिया 2f अपॉन, यहाँ लिखा है माइनस का आर, तो माइनस आर की जगह रख दिया मैंने 2f, बाकी नो चेंज, माइनस और माइनस बी ब्रैकेट बंद, और इधर लिखा है आपका माइनस का f अपॉन, इधर लिखा है माइनस वी और माइनस, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा है माइनस का f, ये ब्रैकेट लगा, यहाँ लिखा है माइनस का f, ये तो लिखा है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, दिमाग लगाना बंद। यहाँ देखें ये लिखा है माइनस का u माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2f और अपॉन, ये हो जाएगा माइनस का 2f और माइनस माइनस प्लस और v इक्वल टू, ऊपर तो माइनस का f है अपॉन, नीचे इधर देखो ये माइनस v है और माइनस माइनस प्लस और ये है f। अब करेंगे कैंची का गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखें यहाँ पर, अब इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो पहले आप लिख ऐसे लें माइनस यू और प्लस 2f, इसके साथ ये आएगा तो यानी ये आ जाएगा माइनस का v और प्लस f इक्वल टू, अब इसका गुणा इससे हो जाएगा तो यानी माइनस का f ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस का 2f और प्लस v। अब कर दें गुणा, यानी पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, तो देखो माइनस माइनस प्लस, u का v से करेंगे तो हो जाएगा u का v से करेंगे uv, अब माइनस और प्लस माइनस, u का f से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा uf। अब देखो प्लस माइनस, अब इसका करेंगे 2f का प्लस माइनस माइनस, 2f का करेंगे v से तो हो जाएगा 2vf, अब इसका इससे करेंगे 2f का f से तो हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर इक्वल टू, ये लगा मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, f का 2 से करेंगे 2f से तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस f का v से करेंगे तो हो जाएगा fv। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू के इधर 2f स्क्वायर है, इधर 2f स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब माइनस का fv है, इधर ले आओ किसका हो जाएगा प्लस का, जो बचा वो लिख रहे हैं, देखो ये लिखा है uv और माइनस का uv माइनस का uf और माइनस का, सॉरी ये f लिखा है, एक मिनट बोर्ड पर देखें, ये f लिखा है, देखिए माइनस का सॉरी uv और माइनस का uf, अब देखिए ये माइनस का 2vf, अब ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, vf या f भी एक ही बात है, bf, और इक्वल टू वहाँ क्या बचेगा 0। अब ये जुट घट जाएगा, देखें यहाँ पे ये बना है uv माइनस का uf और माइनस प्लस, ये घट जाएगा तो माइनस का यहाँ बचेगा माइनस का बचेगा bf और इक्वल टू 0। यहाँ देखो माइनस 2bf था, यहाँ प्लस bf था, तो माइनस 2 में से प्लस का जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का bf बच गया।
अब इसमें क्या कर दिया मैंने, यू वी एफ से भाग दे दिया। क्या कर दिया, यू वी एफ से भाग। जब आप यू वी एफ से भाग देंगे तो यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ और माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ बराबर, जब जीरो में भाग देंगे तो जीरो ही आ जाएगा। अब देखो कट जाएगा, यू वी से यू वी कट गया, यू एफ से यू और एफ कट गया, यू एफ से सॉरी हाँ वी एफ से वी एफ कट गया। यहाँ बचा 1 अपॉन एफ माइनस यहाँ बचा 1 अपॉन वी और माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको यहीं रखो, इन दोनों का पक्षांतर कर दो तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाता है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सॉरी जगह थोड़ी कम पड़ गई है तो इस वजह से देखें, बाकायदा मैंने बोर्ड पर कर दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।